तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज सुनाएंगे आपको वो किस्सा जिसने गोदी मीडिया को ही नहीं बल्कि बीजेपी की और सरकार की अंदर की लीडरशिप को कुछ इस तरह से झंझोड़ दिया है कि बहुत दबी आवाज़ों में डिस्कस होने लगा है कि आखिर ये हो क्या गया। एक वो आदमी जो हमेशा सरकार की आवाज़ बन के बोलता था, जो बात आम पब्लिक के बाद में पहुंचती थी, वो भले बड़े सरकारी फैसले हों या अंदर की बात हो, कुछ दस्तावेज हों, बड़े सौदे होने वाले हों, को बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाली हो बीजेपी सरकार केंद्र से, तो सबसे पहले आपको रिपब्लिक चैनल पे मिलती थी। अर्नब गोस्वामी, मुझे नाम भी नहीं लेना आता उसका, वो गोस्वामी जी चला के अपनी चैनल से बीजेपी का पक्ष रखा करते। उनको एक आल्टर ईगो कहा जाता था नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, बीजेपी लीडरशिप की। वो एक बुलारा थे सरकार का, जो काम एक ज़माने में पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पहली सरकारों के लिए करता था, वो काम ये रिपब्लिक ब्यूरो जो था, रिपब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकार की तरफ से दिया करता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अर्नब गोस्वामी के बोल बिगड़ गए। उनकी 1-1.5 मिनट की वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पर, आपने भी सुनी होगी। ऐसा क्या कह दिया अर्नब गोस्वामी ने कि लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। वो बार बार उस वीडियो को सुन रहे हैं कि वाकई ये गोस्वामी की आवाज़ है या किसी डबिंग आर्टिस्ट ने इनकी किसी और भाषण को अपनी भाषा में बोल दिया। इस किस्म के बोल, इस किस्म की वार्ता अर्नब ने कभी भी पिछले 9 सालों में बीजेपी के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो होम मिनिस्टर के लिए नहीं बोली थी। क्या बोल दिया, आपको यकीन आपको भी नहीं होगा। पहले थोड़ी सी आवाज़ सुन लीजिए उनकी, 2 डायलॉग। The government should stop this whataboutery. If you're asked about Manipur, talk about Rajasthan. Like if you ask anyone about Bengal, if you ask the Trinamool about Bengal, they want to talk about Manipur. If you ask the center about Manipur, they want to talk about the attacks on women in Rajasthan. To score a political brownie point, to balance things. This is wrong, just wrong. And what is wrong must be called out, wrong. और एक और आपको उनका डायलॉग सुना देते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। Reality is, the government has complicated things and made a terrible mistake after mistake after mistake, and it is doing a mistake and carrying out a mistake in perpetuity by not sacking the chief minister in Biren Singh. फिर आपको बताते हैं पूरी बात, ये असल में है क्या, अर्नब ने कहा क्या। ये अंग्रेजी में है, आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आम उन लोगों की जो दूर दराज गाँवों, खेतों, खलियारों में बैठ के कहीं हमारी चैनल देखते हैं, उनको भी समझा जाए। अर्नब गोस्वामी ने सरकार पर बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं, 4-5 सीरियस इल्ज़ाम। सबसे पहला कि सरकार ने गलती की है, आपने सुना होगा, गलती की है बहुत बड़ी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, गलती पे गलती करती जा रही है सरकार मणिपुर को लेकर। मणिपुर में जो हुआ बहुत शर्मनाक हुआ, और सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में सही बात नहीं कर रही और कोई एक्शन नहीं ले रही। ये बात अर्नब गोस्वामी बोल, और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए बहानेबाजियां कर रही है। ये कहना कि बंगाल में ये हो रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है, वहाँ की बात मीडिया क्यों नहीं करता, मणिपुर की क्यों करता है, इसके ऊपर भी गोस्वामी ने टिप्पणी की है कि ये बकवास है, बंद करो।
दिस इज नॉट द केस, जैसे वो बोलता है। और उसके बाद बड़ा बयान कि जो कुछ मणिपुर में हुआ उसको देखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था, उसकी सरकार को निकाल देना चाहिए था और राष्ट्रपति राज लगा देना चाहिए था। यही बात खत्म नहीं होती। गोस्वामी ये भी कहता है कि अगर वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं होती, ऑपोजिशन की सरकार होती, तो केंद्रीय होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय, अमित शाह आर्टिकल 365 का इस्तेमाल करते हुए उस सरकार को हटा देती थी, उसको डिसमिस कर देती थी और प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी। हालांकि इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होता। पूरा सुनिए कि अर्णब गोस्वामी ने अंग्रेजी में वो कुछ शब्द आपको सुनाते हैं क्या कहें अपनी चैनल पे एक प्रोग्राम के शुरू में, सुनिए। And truth be told, if the opposition had been in power in Manipur, if Manipur would have been an opposition ruled state, the center would have probably thought of imposing 365 by now. So trying to deflect will not help. We need a solution. The center and the state government have made a series of mistakes. तो सुना आपने दोस्तों गोस्वामी के बिगड़े बोल, या कहीं से कोई ऐसी दवा खा ली जो सच बोलने की हिम्मत आ गई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है। मुझे इसमें भी कोई उसकी करैक्टर देखते हुए, पिछले 9 सालों में उसका बिहेवियर देखते हुए मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। इतना यकीन तो है कि उसने कहा है, लेकिन वो दिल से कहा है या एक सोची समझी एक चाल है, एक और ऐसा बयान है जो उसको कहने के लिए ऊपर वालों ने ही बोला है कि कहीं सरकार ने तो नहीं बोला कि तुम ऐसा बयान दो। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। आज पूरे दुनिया में, विश्व में मणिपुर को लेके हिंदुस्तान की और बीजेपी की किरकिरी हो रही है। भगतों को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए भगत मणिपुर को छोड़ के वेस्ट बंगाल और राजस्थान की बातें करते हैं, दिल्ली की बातें करते हैं। हालांकि दिल्ली में होम डिपार्टमेंट की पुलिस है, दिल्ली के होम डिपार्टमेंट की, केंद्र की, फिर भी जिक्र किया जाता है कि क्राइम तो यहाँ भी बहुत होता है, उसकी बात क्यों नहीं होती। उनको ये नहीं पता कि मणिपुर में जो हुआ वो बाकी सब घटनाओं से डिफरेंट हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में औरतों के साथ इस तरह का नग्न जुलूस निकालना ये हिंदुस्तान में नहीं होता, हमारी तहजीब में नहीं है। जिस देश में हम देवियों की पूजा करते हैं और उसको देवी कहते हैं, गाय को भी माता कहते हैं, और यहाँ तो औरतों की इज्जत बताने के लिए खुद कृष्ण भगवान को सामने आना पड़ता था। आज हमारी बदकिस्मती है कि आज कृष्ण भगवान कल युग में नहीं आते, लेकिन उनके नाम से जो हुकूमत कर रहे हैं वो द्वारावतीक है, साड़ी खींचते हुए किस्सों को रोकने में असमर्थ है। इसीलिए जो पब्लिक एंगर बढ़ रहा है दुनिया भर में, यूरोपियन पार्लियामेंट में बहस हो रही है, फॉरेन मीडिया इसका जिक्र कर रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो मतीई जमात की तरफ से मिनॉरिटी क्रिश्चियन कुकी कम्युनिटी पे हो रही है, ट्राइबल आदिवासी, एक क्रिश्चियन धर्म की मिनॉरिटी, एक आदिवासी दूसरी मिनॉरिटी, तीसरे जो छोटी जाति में गिने जाते हैं जिनको रिजर्वेशन वगैरह मिलती है वो,
उन औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार, वो बात वहीं खत्म नहीं होती। पिछले तकरीबन 80 दिनों से जो अत्याचार वहाँ पे हो रहा है, 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जहाँ लोगों को शरेआम बाजार में सड़क पे बैठा के गोलियां मारी गई औरतों को, वो वीडियो भी आई। और बहुत कुछ आया, उनका हम जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि वो बयान किए ही नहीं जा सकते। हमारी ज़बान से ऐसे शब्द नहीं निकल सकते जो उन पूरे सिनेरियो को बयान कर सके। बहुत बड़ी समुदाय है क्रिश्चियन समुदाय, उनकी तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को लगा कि जब अपोजिशन और यूट्यूब पे जो सीनियर पत्रकार अपनी चैनल चला रहे हैं, जो एक ज़माने में आज की गोदी मीडिया की टीवी चैनल में अखबारों में काम करते थे, पिछले 9 सालों से जिनकी नौकरियां गई, वो अपनी रोटी रोज़ी के लिए अपने इंडिपेंडेंट चैनल चला रहे हैं, उन सब लोगों ने इन किरदार का बहुत सीधा साधा विश्लेषण किया, सच्चाई बयान की। लेकिन उसको गोदी मीडिया और भक्तों की ट्रोल आदमी, फौज है बहुत बड़ी इनके पास ट्रोलिंग करने के लिए, वो उनके पीछे लगा देते। एक दुष्प्रचार शुरू हो जाता है जिसको लेके सच्चाई को छुपाने और उसको छिपाने की बात शुरू हो जाती। लोगों के घरों तक पहुंच जाया जाता है उनको डराने के लिए, दबाने के लिए। उस माहौल में उनको एक ऐसा स्पोक्स पर्सन चाहिए था जो ऐसे ही बात करे और सरकार कहे कि देखिए हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, प्रेस की आज़ादी है, बोलने की हर आदमी को पूरी इजाज़त है, देखिए हमारे ही आदमी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमने उनको रोका, हमने उनको पूरी आज़ादी दी। लेकिन अंदर की बातें कुछ इस किस्म की भी हो सकती। कहते हैं कि जब जहाज़ डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे छोड़ के भागते, द रैट्स डंप द सिंकिंग शिप, या जंप करके चले जाते, समुद्र में छलांग मार देते। कहीं गोदी मीडिया के उन आंसरों को जो रिपोर्टर भी हैं और कंपनियों के मालिक भी हैं न्यूज़ चैनल के, उनको आने वाले दिनों में अपने बिजनेस पे चोट लगती हुई नज़र आ रही है। एडवर्टाइजमेंट मिलने का जो साधन है वो बंद होता नज़र आ रहा है, और अगर उनकी अपनी चैनल बंद हो गई तो उनको नौकरी कहीं मिलने वाली नहीं। इतना रेपुटेशन उन्होंने अपना बना लिया और कोई काम उनको आता नहीं, उनकी सर्वाइवल का सवाल है। इसलिए अभी से वो अपना चोगा बदलने की कोशिश शुरू कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो बीजेपी, आरएसएस सरकार, मोदी, शाह, नड्डा, इनका जो लेबल साथ में जुड़ा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, उससे थोड़ा थोड़ा किनारा करना शुरू करो। 8-9 महीने बाकी हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन आने के, और उसके पहले 3 राज्यों में चुनाव, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश और राजस्थान, बड़ी स्टेट्स जहाँ बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। अब यहाँ से जो एक पैसे का भंडार खुलने वाला है इलेक्शन प्रचार के लिए, कैंडिडेट्स, हज़ारों कैंडिडेट मैदान में आएंगे पहले असेंबली इलेक्शन के लिए, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की जाएगी, मीडिया का इस्तेमाल होगा। इनको लगता है कि अगर हम इस भगवे झंडे के नीचे से नहीं निकले तो इन राज्यों के इश्तिहार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। आगे ही हिमाचल और कर्नाटक के इश्तिहार मिलने बंद हो गए। कर्नाटक से बहुत पैसा मिलता था चैनल वालों को, बहुत अमीर बजट है उनका, इसलिए इनकी जेबें थोड़ी हल्की हो रही हैं, अकाउंट सुगड़ते जा रहे हैं, बैंकों में पैसे कम पड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार ने भी जो बजट था उनका
चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को, पब्लिसिटी का बजट, उसमें कटौती की लगती है, क्योंकि सरकार को भी लगता है अभी कि वो पैसा जो हम अखबारों में, टीवी चैनल में देते हैं, वो पैसा कहीं ऐसी जगह पे खर्च किया जाए जहाँ से हमें वोट मिल सके, या मीडिया का जितना फ़ायदा उठाना था सरकार ने और पार्टी ने वो उठा लिया। एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आपका नफ़ा नहीं होता, नुकसान ही होता है। अब जो गोदी मीडिया करके बीजेपी की और सरकार की बदनामी हो रही है कि ये सरकार मीडिया को इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है, सरकार उससे पल्ला झाड़ना चाहती है, इसलिए बजट में कटौती कर दी। अब पता चलेगा कि अपने कौन है और पराए कौन है। क्या ये वाकई संघ की आइडियोलॉजी के साथ थे या बीजेपी सरकार के पैसे के साथ थे। अब एक एक करके ये बरसाती डड्डू मेंढक जो हैं, इनका सही रंग सामने आने लगा। पहली शुरुआत हो गई। इतने सख्त शब्दों में सरकार की नखेदी करना, इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना शायद मैंने आज तक अर्नब गोस्वामी के मुंह से नहीं सुना। वो तो हर चीज़ को डिफेंड करते। ये कहना कि यू आर डूइंग वन रॉन्ग आफ्टर द अदर एंड देन यू आर ट्राइंग टू डिफेंड इट। अब उसने एक शब्द नहीं बोला जो हमेशा बोलते, द नेशन वांट्स टू नो, वो नहीं बोला। कल वो अगले किसी एपिसोड में बोल देगा। जो मैंने कहा, या तो सरकार की अंदर की का एक शगुफा है, एक और इनका अपना पब्लिसिटी स्टंट है कि ध्यान लोगों का हटा के दूसरे इशू से इस तरफ लगा दो कि देखो गोदी मीडिया में भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। पर मुझे बड़ा कारण इनकी अपनी सर्वाइवल का लगता है। इनको लगता है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में इनका नुकसान हो सकता है अगर बीजेपी के साथ ओपनली खड़े होंगे तो, क्योंकि असेंबली इलेक्शन के बाद कुछ महीनों के बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और इलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। 8 महीने बचे टोटल। उसमें ये अपने आप को एक नए पेडेस्टल पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अभी एक हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में बाकी चैनल्स में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। मेरे जर्नलिस्ट कोलीग से बातचीत होती रहती है दिल्ली डिफरेंट चैनल्स में। सब लोगों ने बहुत सी बातें बताई कि रंग बदलने शुरू हो गए हैं, अंदर भी बाहर भी। और आज लालू यादव ने कुछ 2 दिन पहले और स्टेटमेंट दे दिया कि हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें पे जीत के आएगा। जो कल हमने बात की थी, एक मैं दूसरी चैनल पे बात कर रहा था कि एक सर्वे ने बीजेपी को 230-240 सीटें देने की बात कही, तो वही किस्म की बात लालू यादव कह रहे हैं। बेंगलौर जाने के पहले भी उन्होंने कहा था, बेंगलौर की मीटिंग के पहले, कि मैं तो बीजेपी को अलविदा कहने की पार्टी में जा रहा हूँ। इस किस्म के बयान ऑपोजिशन के हौसले को बयां करते। कहीं ना कहीं ये 25 पार्टियां के इकट्ठे होने से और कर्नाटक की इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी के अंदर काफ़ी निराशा का मूड है। जब बातें उठने लगे कि मोदी के बाद कौन, तो इसका मतलब यही होता है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द पार्टी विद द डिफरेंस। बात निकलने लगी है नितिन गडकरी की और राजनाथ सिंह की कि कहीं अगर ज़रूरत पड़े पार्लियामेंट में मेजॉरिटी बनाने के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत से सहयोगी दल ऐसे होंगे जो ये शर्त रख सकते हैं कि मोदी की जगह अगर कोई और आप लीडर लाते हो
तो हम आपके साथ होंगे। इस किस्म के हालात से निपटने के लिए पहले से ही स्ट्रैटजी तैयार हो रही है अंदर खाते, ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं। और अब देखिए बीजेपी के लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी चेंज है पहले से, वो अकड़ थोड़ी सी कम होती जा रही है, सीने थोड़े थोड़े सुकड़ने शुरू होते नज़र आते। ये कहने की बातें नहीं होती, देखने की होती है। अब अगली बात, जब गोदी मीडिया छोटी सी बात पे आपके पीछे लग जाता है, अभी तक किसी पार्टी स्पोक पर्सन ने, किसी बीजेपी के लीडर ने, इनके जो आईटी सेल है मीडिया सेल, उसके किसी अहदेदार ने, अमित मालविया हो या दूसरे हो, किसी ने भी अर्नब गोस्वामी के इस 1.5 मिनट की रैंट के ऊपर जो उसने अपना गुस्सा निकाला है, दिस इज नॉट द वे, ऐसा करके उसके ऊपर कमेंट नहीं किया अभी तक। ये बड़ी हैरानी की बात। भगत तो किसी को छोड़ते नहीं। अब इतनी बड़ी बात एक पत्रकार कम चैनल के मालिक ने उनके विश्व गुरु के बारे में कह दी, उनकी सरकार के बारे में कह दी, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो और होता तो उसको देशद्रोही का खिताब दे दिया गया होता, उसके घर के बाहर जुलूस निकाले होते, मुजाहरे किए होते, उसके पुतले जलाए जाते, पुतले के मुंह पे कालक फेरी जाती। लेकिन इस मामले में सबकी बोलती बंद, ये फर्क होता है। और अंदर की बातें अगर घर के बेहती को नहीं मालूम होगी तो और किसको होगी। बगावत हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं, फिर बाहर पहुंचती है। ये कहीं वो शुरुआत तो नहीं। और आखिरी बात आज की, शायद अंदर से कहीं से अर्नब गोस्वामी को इस बात की खबर लग गई होगी कि सरकार मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की सोच रही है, इसलिए उसने इस किस्म का बयान दे दिया कि कल को अगर सरकार बर्खास्त होती है तो मैं फिर चिल्ला चिल्ला के कहूँगा, सी व्हाट वी डिड, द रिपब्लिक स्ट्रक अगेन, वी सेड इट एंड द गवर्नमेंट हैड टू डू इट। ऐसी बातें भी कर सकता है। इसलिए मैंने कहा था पहले शुरू में कि शायद सरकार की अंदर की बात भी हो सकती है कि इसके पहले कि लोग कहें कि ये काम पहले क्यों नहीं किया, तो वो कहेंगे देखिए हमने तो पब्लिक की बात मान ली, लोगों में गुस्सा था, लोग कहते थे सरकार डिसमिस करो, हमने कर दी। उसके बाद फिर अर्नब गोस्वामी जी हीरो, फिर हीरो बन जाएंगे मीडिया के ही। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, हुकूमत तो फिर बीजेपी की रहेगी, फिर पूरे का पूरा कामकाज सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह देखेंगे। तो फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं, सब कहने की बातें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और देश को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, दुनिया को बहलाने की बातें हैं। अपना एक प्रेस की आज़ादी, मीडिया का आज़ादी, डेमोक्रेसी का आलाप सुनाने के लिए इस किस्म के हथकंडे जो राजसी गलियारों से निकलते हैं, कहीं ये उसका गोस्वामी का बयान उसका हिस्सा तो नहीं है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये सो कॉल्ड बगावत का ऊँट किस हद पर बैठता, किस करवट बैठता, क्या इसका असर इस खरबूजे को देख के जो बाकी बहुत सारे खरबूजे हैं वो भी रंग बदलते हैं, गिरगिट तो बहुत हैं, लेकिन रंग कब बदलते हैं वो सामने आ जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल इसी तरह का इशू मसले लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।